जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि आरआरबी जेई की वैकेंसी इस बार इस महीने में आने वाली है। तो टाइम से पहले ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपना जो नोटिफिकेशन है, फुल डिटेल नोटिफिकेशन है, वो जारी कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आरआरबी जेई के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, यहाँ पर एज लिमिट क्या है, फॉर्म फ़ी क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है। मतलब आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज्ड डिटेल्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN 3/2024। यहाँ पर वही सेम आपको डेट वगैरह देखने को मिलेगी, जहाँ पर 30 जुलाई से लेके और 29 अगस्त के बीच में आप यहाँ पर आरआरबी जेई के लिए आवेदन कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है तो आप यहाँ पर फॉर्म को अपने मॉडिफाई कर सकते हैं 30 अगस्त से लेके 8 सितंबर के बीच में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले जो आपकी दो तरह की पोस्ट यहाँ पर बताई गई हैं। स्पेशली हम बात करने वाले हैं जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के लिए, जो कि आपको लेवल 6 के अंडर में यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसका इनिशियल पेमेंट 35,400 रुपये रहता है और इसका मेडिकल आपको एनेक्स्चर ए में देखने को यहाँ पर मिलेगा। आगे यहाँ पर एज लिमिट 18 से लेकर 36 साल है। जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए ये 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर कोविड-19 की वजह से दिया गया है। बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, तो आरआरबी जेई के लिए यहाँ पर 7,934 पोस्ट है टोटल। इसके अलावा बाकी जो 17 वैकेंसी है वो आपकी केमिकल सुपरवाइज़र की है, जो कि ओनली आरआरबी गोरखपुर में है। इसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कैंडिडेट्स अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो आरआरबी जेई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको आरआरबी जेई में अप्लाई करना है तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो लास्ट डेट से पहले आ जाना चाहिए, तभी आप आरआरबी जेई के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करे वो किसी एक ही आरआरबी से अप्लाई करे और एक ही बार अप्लाई करे। बार बार अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, जैसा कि आप यहाँ पर डिटेल में इनको पढ़ के समझ सकते हो। मैं आपको एक का बता देता हूँ। जैसे A3 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, यहाँ पर फिजिकली फिट होना चाहिए ऑल रेस्पेक्ट में। जैसे आपका डिस्टेंस विजन यहाँ पर 6/9 होना चाहिए और 6/9 विथ और विदाउट ग्लास आपका चल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको नियर विज़न 0.6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लास। इसके अलावा आपको इन टेस्ट में भी पास होना है, जहाँ पर कलर विज़न, बाइनोकुलर विज़न, नाइट विज़न और मेसोपिक विज़न, ये सब की दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी पोस्ट है, पोस्ट वाइज आप यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड देखकर उनका जो स्टैंडर्ड है वो चेक कर सकते हो। देखिए, एज लिमिट में वैसे तो यहाँ पर कोविड-19 की वजह से सभी कैंडिडेट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन इसके अलावा भी जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनको ये 36 साल के बाद भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। और इसके अलावा जो OBC वाले कैंडिडेट हैं इनको 3 साल का रिलैक्सेशन इसके ऊपर भी मिल रहा है। इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पर फॉर्म फ़ी के बारे में बताया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि जनरल और OBC वाले कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये यहाँ पर फॉर्म फ़ी रखी गई है, जो कि अगर आप CVT 1 एग्ज़ाम देते हो तो आपकी 400 रुपये की फॉर्म फ़ी आपको रिटर्न हो जाएगी, रिफ़ंड हो जाएगी। इसके बाद में जो कैंडिडेट्स हैं SC/ST और फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 250 रुपये फॉर्म फ़ी रखी गई है, जिसमें अगर आप एग्ज़ाम देते हो CVT 1 तो आपकी 250 की 250 आपको रिफ़ंड हो जाएगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो भी आपकी पिछले एग्ज़ाम में हुई थी, सेम टू सेम आपकी इस बार भी वही प्रोसेस होने वाली है। सबसे फर्स्ट आपका CVT एग्ज़ाम होगा, इसके बाद में आपका सेकंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CVT 2 होगा, जिसमें टेक्निकल भी इंक्लूड रहता है। ये सब कुछ डिटेल में आपको आगे देने वाला हूँ। इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। तो बात करें, सबसे पहले आपका CVT 1 एग्ज़ाम लिया जाएगा, जहाँ पर आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके यहाँ पर 100 रहने वाले हैं। बात करें इसके सिलेबस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स रहने वाला है, जो कि 30 नंबर का आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपका रीजनिंग रहने वाला है, जो कि 25 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस रहने वाला है 15 नंबर का, और जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी 30 नंबर की। टोटल आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 रहने वाले, 100 नंबर के लिए यहाँ पर आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का। CVT 1 एग्ज़ाम से यहाँ पर 15 गुना कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है, जो कि CVT 2 एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद में जो कैंडिडेट्स CVT 2 के लिए क्वालिफाई करते हैं उनका CVT 2 एग्ज़ाम होता है, जो कि 120 मिनट का यहाँ पर लिया जाता है। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150 रहने वाले हैं।
इसके अलावा बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो CVT 2 में आपका जो सिलेबस है उसमें टेक्निकल भी इंक्लूड रहता है, जहाँ पर आपसे जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, इससे आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा वेटेज आपका यहाँ पर टेक्निकल एबिलिटीज़ का रहने वाला है, जिससे आपसे 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। टोटल 150 नंबर यानी 150 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो गई वो भी CVT 2 के रिजल्ट के बेस पर ही यहाँ पर तैयार होने वाली है। CVT 1 ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी क्वालिफिकेशन होती है। देखिए यहाँ पर जितने भी डिप्लोमा, बीटेक और हायर क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट हैं वो सभी RRB JEE के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ही ब्रांचेस हैं वही कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये ग्रुप बनाया गया है मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, यानी इसमें मैकेनिकल और उससे संबंधित जो भी ब्रांच होती हैं उसके कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इससे संबंधित जो भी ब्रांच हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जिन्होंने बीटेक या डिप्लोमा किया है, और इसके अलावा किसी संबंधित आपने ब्रांच से बीटेक या फिर डिप्लोमा किया तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे लास्ट में आता है सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, सिविल से आपने बीटेक डिप्लोमा किया है या फिर किसी संबंधित ब्रांच से आपने डिप्लोमा बीटेक किया है तो भी आप यहाँ पर RRB JEE के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर किसी कैंडिडेट ने BSc इन सिविल इंजीनियरिंग की है 3 साल की, तो वो भी यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेस हैं, जो पोस्ट हैं, उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ में एक बात और यहाँ पर बताई गई है, जिन कैंडिडेट्स ने BSc फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ में किया है वो भी यहाँ पर CMA के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स केमिकल सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। अगर RRB गोरखपुर में आपको अप्लाई करना है तो आपके पास में ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप इसमें RRB गोरखपुर में अप्लाई कर पाओगे। CVT 2 एग्ज़ाम होने के बाद में यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका मेडिकल होगा। इसके बाद में आप यहाँ पर टेक्निकल के जो सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये बताया गया है सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी ब्रांच है उससे संबंधित जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है जो इलेक्ट्रिकल और संबंधित ब्रांच है उसका जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है। या आप खुद से चेक कर सकते हैं क्या क्या आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उससे संबंधित जो भी ब्रांच है उनसे संबंधित यहाँ पर जो सिलेबस है वो दिया गया है। और इसके बाद में सबसे लास्ट में मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, जो मैकेनिकल ब्रांच है और उससे संबंधित जो ब्रांच है उनका जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया गया है, जो कि टेक्निकल का आपका होने वाला है। 100 नंबर का आपसे ये पूछने वाले हैं। इसके बाद में जो CMA एग्ज़ाम ग्रुप है उसका भी यहाँ पर आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स के एक कॉमन सा क्वेश्चन ये भी रहता है कि क्या जो ITI वाले कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि डिप्लोमा और बीटेक यही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से कैंडिडेट के दिमाग में ये भी चलता है कि हमने ITI की है और ITI के बाद में डिप्लोमा किया है 2 साल का, तो क्या हम एलिजिबल हो पाते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से मेंशन किया गया है कि 3 साल का कोर्स आपको चाहिए ही, तो उस हिसाब से तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप एक बार फॉर्म को फिल करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर कुछ ऑप्शन होगा तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म फिल होना ही नहीं है। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि 2 साल वाले जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट होते हैं वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मिनिमम जो 3 ईयर का डिप्लोमा बताया गया है। वैसे तो आप एक बार जब भी अप्लाई करो उस टाइम पर आपको एक बार वैकेंसी का टेबल पूरा देखना है कि कहाँ पर आपके लिए कितनी पोस्ट हैं। जहाँ पर आपको सही लगे वहाँ से आप अप्लाई करिए। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं RRB अहमदाबाद की। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 382 है, जो कि RRB JEE के लिए है। इसके बाद में बात करते हैं RRB अजमेर की। तो RRB अजमेर में यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 529 है। RRB बेंगलोर की बात करते हैं तो RRB बेंगलोर में 397 वैकेंसी टोटल। इसके अलावा RRB भोपाल की अगर हम बात करें तो RRB भोपाल में यहाँ पर 485 वैकेंसी है। RRB भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 175 वैकेंसी है। RRB बिलासपुर की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर आरआरबी बिलासपुर में 472 वैकेंसी है। इसके बाद में आरआरबी चंडीगढ़ में यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 356 है और आरआरबी चेन्नई में यहाँ पर वैकेंसीज़ 652 है। इसके बाद में आरआरबी गोरखपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपको 259 देखने को मिलेगी। आरआरबी गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 225 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आरआरबी जम्मू श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 251 है। आरआरबी कोलकाता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपको 660 देखने को मिलेगी। इसके अलावा आरआरबी मालदा में यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 163 है। इसके बाद में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको आरआरबी मुंबई में देखने को मिलेगी, जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आरआरबी जेई के लिए 1377 पोस्ट है यहाँ पर। इसके बाद में आरआरबी मुजफ्फरपुर में यहाँ पर आपको 11 वैकेंसी देखने को मिलेगी और आरआरबी पटना में आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 247 देखने को मिल रही है। इसके बाद में आरआरबी प्रयागराज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 404 है और आरआरबी रांची में यहाँ पर वैकेंसी 167 है। इसके अलावा आरआरबी सिकंदराबाद में यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपकी रहने वाली है 590 वैकेंसी। इसके बाद में आरआरबी सिलीगुड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 28 है और इसके अलावा आरआरबी तिरुवनंतपुरम में यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 121 देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से आपकी टोटल आरआरबी जेई के लिए सारे जोन को मिलाने के बाद में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 7,951 होने वाली है, जिसमें आपकी केमिकल सुपरवाइज़र की पोस्ट भी इंक्लूड है। जो भी कैंडिडेट्स आरआरबी जेई के लिए एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं वो इस पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार अपने आप से पढ़ें ज़रूर, क्योंकि क्या है ना कि बहुत सी जगह पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर जैसे किसी आरआरबी में सिविल से रिलेटेड काफ़ी अच्छी पोस्ट है, कहीं पर इलेक्ट्रिकल से अच्छी है। तो इस तरीके से सभी आरआरबी में पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जहाँ पर आपके लिए अच्छी पोस्ट हो और जो आपके घर के आसपास में आरआरबी हो वहाँ से आप अप्लाई करें, काफ़ी बेनिफिट आपको रहेगा। तो दोस्तों ये था पूरा आरआरबी जेई के लिए ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन, जो कि आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है और आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स इसमें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मैं क्लियर करने की अगर टाइम मिलता है तो पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।